हाय दोस्तों, आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों हम लोग 750 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के 3 पार्ट को कवर कर लिए थे, यानी 300 क्वेश्चन को कवर कर लिए थे। आज दोस्तों 400 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। यदि आपको क्लास पसंद आएगी तो शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों लाइक तभी कीजिएगा जब पसंद आएगी क्लास। पहला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अगला है कि मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था। तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका नाम था दशवंत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो दोस्तों ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो दोस्तों ये बाबर की पुत्री थी। किसकी थी? बाबर की। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों वो शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो दोस्तों जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व है ना, वो 1921 में भारत में आया। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल के दौरान की बात की जा रही है। महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये फैजी के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो मुगल प्रशासन में जिले थे ना, उनको सरकार के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों इनका मकबरा है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 313 नंबर है दोस्तों कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो दोस्तों वो औरंगजेब को कहा जाता था। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो दोस्तों पंचमहल का जो नक्शा है ना, ये बौद्ध विहार की तरह है और किसके द्वारा बनाई गई थी? अकबर के द्वारा। तो इन बातों को ध्यान देते हुए पढ़िएगा। मुमताज महल का असली नाम था? तो दोस्तों मुमताज महल का जो असली नाम था ना, वो था अर्जुमंद बानो बेगम। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो दोस्तों मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया, तो ये कौन सा ऑप्शन राइट होता है दोस्तों? पारसियों से। किससे लिया था नवरोज का त्यौहार? पारसियों से लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी थे दोस्तों और इनके बचपन का नाम पूछा जा रहा है, तो इनका नाम था दोस्तों फरीद खान। 318 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस युग को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों वो बिलग्राम का युद्ध जो था ना, उसको जीतने के बाद उन्होंने दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों ये औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पिट्टा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो दोस्तों जो पिट्टा ड्यूरा है ना, इसका आरंभ जहांगीर ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई। अगला है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों चिश्ती सिलसिले से बहुत प्रश्न आ रहे हैं और इसको दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था और इनकी दरगाह कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सूफी संत कौन था
जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो कौन था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन जाता है दोस्तों डी, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। तो दोस्तों जो सूफी सिलसिला है ना, मूलतः इस्लाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो दोस्तों जो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन है ना, उसे सूफी आंदोलन कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो दोस्तों जो सूफी संप्रदाय था उसमें पूछा जा रहा है कि कौन संगीत के विरुद्ध था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है कि सूफिया कलाम जी एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है। तो इसकी जो विशेषता है दोस्तों ना, यह है कि कश्मीर की विशेषता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो दोस्तों ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो दोस्तों उर्दू के रूप में प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। तो दोस्तों सर्वप्रथम किसके द्वारा पूछा गया है कि बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया, तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के जो पिटक थे ना, इनकी पाली भाषा में रचना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस शासन के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था अशोक के शासन काल में। सांची क्यों विख्यात है। तो पूछा गया है दोस्तों सांची क्यों विख्यात है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए ये विख्यात है। 334 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों ये महाप्रजापति गौतमी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि जातक किसका ग्रंथ है। तो दोस्तों जातक पूछा जाता है किसका ग्रंथ है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बौद्ध का ये क्या है, ग्रंथ है। तो दोस्तों जातक से पूछा जाता है, त्रिपिटक क्या है ये भी पूछा जाता है, और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो दोस्तों जो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है ना, वो क्या है, घोड़ा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि महावीर का मूल नाम था, ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों महावीर का जो मूल नाम था ना, ये वर्धमान था। अगले प्रश्न की बात करते हैं किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब बात करते हैं 339 नंबर प्रश्न की, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो दोस्तों ये हम बता चुके हैं, ये 24वें तीर्थकर थे महावीर, ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो दोस्तों जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है ना, वो कौन सा है, वो है दोस्तों अहिंसा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जियो और जीने दो किसने कहा था। तो दोस्तों जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है बार बार। ये देवदत्त थे जो बुद्ध के जीवन काल में दोस्तों संघ प्रमुख होना चाहते थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। इनका जन्म दोस्तों हुआ था कुंडग्राम में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो दोस्तों जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है ना, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये राजगृह में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की।
तो दोस्तों वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले सातवतों ने आरंभ की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्यायवाद सिद्धांत है। तो दोस्तों जो स्यायवाद सिद्धांत है ना, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था ना, वो विक्रमशिला था। ये आपको पता होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, इन्हें आप स्किप मत कीजिएगा, क्लास अच्छी से लीजिएगा। हम आपको बीच में बकवास नहीं बताने वाले हैं। आपके एग्जाम के पर्पज से, आपके टाइम की वैल्यू करते हुए दोस्तों आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे प्राचीन बिहार क्या है? नालंदा बिहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक दोस्तों अन्य तीनों में समकालीन नहीं था? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है मिलिंद, ये समकालीन नहीं थे। गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और दोस्तों बिंबिसार ये समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को दोस्तों किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे पद्यपाणि के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत पूछा गया है। जैन साहित्य को दोस्तों आगम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये कनिष्क के साथ समय में हुआ था ऐसा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों ये थे मैत्रेयनाथ थे। दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम था। तो दोस्तों चाणक्य का जो अन्य नाम था ना, वो विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों ये कौन थे? ये थे अशोक। इन्होंने गद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 359 नंबर प्रश्न है। तो 359 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो दोस्तों वो थी कारुवाकी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी बाहुबली से रिलेटेड है, संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो दोस्तों ये जैन मत का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो दोस्तों जब कलिंग युद्ध हुआ था ना, उसके विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो दोस्तों ये ऑप्शन जाता है राइट, मौर्य सम्राट अशोक का नाम था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के शासन काल के विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो दोस्तों ये किया था चाणक्य ने। साची किस कला एवं मूर्ति का निरूपण करता है? तो दोस्तों जो साची है ना, वो करता है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध की कला एवं कला मूर्ति का निरूपण करता है। 367 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ये पूछा गया है। तो दोस्तों अजातशत्रु जो है ना, ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों जो अशोक का उत्तराधिकारी था ना, वो था कुणाल। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया?
तो दोस्तों नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर राज्य किया था। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो दोस्तों पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने कहा था। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है ना, वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये था राइट आंसर शकोन। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो सबसे पहले सैनिक शासन व्यवहार में दोस्तों ग्रीकों के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो दोस्तों ये राइट आंसर है मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न है किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मामूल नार। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धार में छिपा रखा था? तो दोस्तों ये किया था मामूल नार ने। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गुप्त किसके सामंत थे? तो दोस्तों ये कुषाणों के सामंत थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो दोस्तों ये बना था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बना था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन के शासन काल में पारित किया गया था। अगला है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वह कौन सा ऐसा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। 84 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हरदयाल थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए 1919 में। भारत में नरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक को नरम दल का आंदोलन का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये अरविंदो घोष थे। अगला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में मद्रास के होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे, ये पूछा गया है। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों ये है एनी बेसेंट थी। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को, ये आपको पता होगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्रदान किया जाता है, यानी किसको प्राप्त है, ये भी पूछा गया है दोस्तों। ये है बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कि दोस्तों निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो दोस्तों निष्क्रिय विरोध का जो प्रतिपादन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ना, वो अरविंद घोष ने किया था। बिहार बंगाल से अलग हुआ, दोस्तों बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, तो दोस्तों ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लास्ट है 400 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था, तो दोस्तों भारतीय नेताओं में से कौन एक थे जो एक ब्रिटिश के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे, वो थे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें दोस्तों @बीटा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ हम आपको बता दें टेलीग्राम पे क्विज डेली 12 बजे होता है, आप भाग लेना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।